दोस्तों नमस्कार। आजादी के बाद भारत के तमाम प्रधानमंत्रियों की लिस्ट में पहला नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा, जिन्होंने सबसे ज्यादा विदेशी यात्राएं की। दुनिया के सबसे ज्यादा देशों का भ्रमण प्रधानमंत्री मोदी ने ही किया है। और जब अमेरिका का जिक्र होगा तो प्रधानमंत्री रहते हुए इस देश के जो भी प्रधानमंत्री कितनी बार भी अमेरिका गए, वो सारे रिकॉर्ड प्रधानमंत्री मोदी ने तोड़ डाले। इतनी बार वो अमेरिका गए और हर अमेरिकी यात्रा के वक्त भारत का मीडिया कुलांचे भरने लगता था। बकायदा विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय आपको सूचना देने लगता था। और उसके बाद अमेरिका पहुंचने के बाद जिस तर्ज पर वहां पर रहने वाले जो भारतीय हैं, और उसमें भी खास तौर से जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संस्था अमेरिका में है, उसे हिंदू स्वयंसेवक संघ के तौर पर जाना जाता है, और उसके जरिए जो कार्यक्रम चकाचौंध दिखाते हुए होते हैं और उसमें प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी जाहिर है चार चांद लगा देती थी। और अगर याद कर लीजिएगा हाउडी मोदी का कार्यक्रम, जिसमें ट्रंप के हाथों को थामकर प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार पिछले चुनाव में, इस बार के नहीं उससे पहले के चुनाव में अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाया था, तब यह लगने लगा था वाकई प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता चरम पर है और अमेरिकी राष्ट्रपति तक के लिए वह वोट मांग रहे हैं। और वोट जिनसे मांग रहे हैं वो मौजूद वहां पर भारतीय हैं। इतनी बड़ी तादाद में स्टेडियम में जमा भारतीयों की मौजूदगी के बीच ट्रंप का हाथ थामे हुए प्रधानमंत्री मोदी की एक तस्वीर हमारे पीछे भी लगी है। उसके बाद शायद यह पहली यात्रा 13 फरवरी को होगी जिस पर अभी भी विदेश मंत्रालय ने चुप्पी थाम रखी है, जिस पर अभी भी प्रधानमंत्री कार्यालय खुलकर कुछ बोलना नहीं चाह रहा है। भारत के मीडिया के भीतर, जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया और प्यार से गोदी मीडिया कहते हैं, उसने भी अभी तक प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी यात्रा को लेकर कोई ताना बाना शुरू किया नहीं है, क्योंकि 13 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी को वाशिंगटन पहुंचना और व्हाइट हाउस में उनके लिए बकायदा डिनर का कार्यक्रम है। और पूरी रूपरेखा आज नहीं, जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बातचीत टेलीफोन पर हुई थी, उसी दिन वहां पर उन्होंने समाचार एजेंसियों को बतला दिया था, यानी व्हाइट हाउस कार्यालय के अधिकारियों ने खुले तौर पर कह दिया था फरवरी में भारत के प्रधानमंत्री मोदी आएंगे और व्हाइट हाउस में बैठक होगी। इससे हटकर किसी कार्यक्रम का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन बताते समय 3 बातों का जिक्र जरूर किया गया। एक तो भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापारिक संबंध हैं, बायलैटरल रिलेशंस, जो बिजनेस टर्म में है, उसको लेकर क्या प्रधानमंत्री मोदी सोचते हैं और ट्रंप जिस दिशा में सोच रहे हैं उसमें उनकी क्या राय है, चर्चा होगी। ट्रंप लगातार टैरिफ बढ़ाने का जिक्र कर रहे हैं और आज नहीं बल्कि 2019 में भी, जब वो पहले टर्म में थे, उस दौर को भी अगर याद कीजिएगा तो उन्होंने कहा था भारत ने उनके सामानों पर बहुत टैरिफ लगा रखा है। हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल का जिक्र किया था, 100% टैरिफ है। झटके में 50% टैरिफ कर दिया गया और आज की तारीख में 40% टैरिफ उस पर है। लेकिन इस बार तो खुली मन से और खुली नीतियों के आश्रय दुनिया पर अमेरिका का वर्चस्व कैसे हो और यूएस फर्स्ट यानी अमेरिका फर्स्ट कैसे हो, इसी नारे के आश्रय तो ट्रंप ने कुलांचे भरी है अमेरिका के भीतर। इसीलिए दूसरा सवाल यह भी रहा कि जो भी गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं और उनकी तादाद तकरीबन 1,10,00,000 है, 11 मिलियन है, उसमें भारतीयों की तादाद भी बड़ी संख्या में है, तो उन्हें वापस किया जाएगा और भारत ने बिना हिल हुज्जत का वापस हम ले लेंगे। लेकिन तब संख्या सिर्फ 18,000 भारतीयों की थी और उसकी पहली खेप कल देर रात में अमेरिका से रवाना हो गई। जिस सबसे बड़े मालवाहक जहाज से अमेरिका के, जो वहां का एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट है, उससे जो सामानों की आवाजाही होती थी, उसी में 205 भारतीयों को रवाना कर दिया गया वहां से भारत के लिए।
यानी बिजनेस और टैरिफ के बाद सबसे बड़ा मुद्दा गैर कानूनी तरीके से रह रहे अमेरिका में जो भारतीय हैं उनकी वापसी का भी है। जो आंकड़ा अमेरिकी मंत्रालय के जरिए जारी हुआ है उसमें 205 भारतीय वापस किए गए, लेकिन इस वक्त तकरीबन पहले 11 दिनों में यानी बीते हुए 11 दिनों के भीतर में 1700 इंडियंस को हिरासत में लिया गया है। कुल 25,000 लोगों को हिरासत में लिया गया है और अमेरिकी मिलिट्री प्लेन C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है वो आज रात तक पहुंचेगा अमृतसर। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल है कि माइग्रेंट्स की तादाद जितनी ज्यादा जो गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं उस पर भी बात होनी है, क्योंकि अमेरिकी मंत्रालय जो लगातार छानबीन कर रहा है उसमें बड़ी तादाद में वहां पर चाहे वो गुरुद्वारे हों, चाहे न्यू जर्सी की अलग अलग दुकान लगाए हुए वहां पर मौजूदगी इंडियंस की हो जो गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं, और स्कूलों में उनके बच्चे भी पढ़ रहे हैं। स्कूलों से बच्चों के नाम काट दिए गए, दुकानों में उन इंडियंस ने आना बंद कर दिया जो गैर कानूनी तरीके से वहां काम कर रहे हैं, और इन सब के बीच जिन पर जो केसेस थे उन सबको पहले राउंड में पकड़ लिया गया। ये तीन परिस्थितियों के बाद न्यू जर्सी का जिक्र इसलिए हमने किया क्योंकि न्यू जर्सी में सबसे ज्यादा छापे पड़े, और न्यू जर्सी वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा इंडियंस की मौजूदगी है। वहां के मेयर ने कहा हां छापे पड़े। Were fingerprinted, pictures of their IDs and face were taken there. When I got this information, I was appalled. यानी मैसेज बहुत साफ है, आने वाले वक्त में बड़ी तादाद में अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रह रहे जो इमिग्रेट्स हैं उनकी वापसी भारत होने वाली है। और यह सिर्फ 18,000 नहीं है, क्योंकि अमेरिकी मंत्रालय के भीतर भारतीयों की मौजूदगी जो है वो तकरीबन 2.25 लाख है, लेकिन अमेरिका PEW रिसर्च सेंटर की उस डाटाबेस को अब निकाल रहा है जिसमें 2022 तक तकरीबन 7,25,000 भारतीय वहां पर गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं। वो यहां पर लौटेंगे और यह सवाल पार्लियामेंट तक में गूंजने लगा है कि आखिर उन्हें रोजगार यहां पर आप कैसे दे पाएंगे। लेकिन सवाल यहां रोजगार और अमेरिका उनके जाने से हटकर सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जिस अमेरिका के आसरे प्रधानमंत्री मोदी ने घरेलू राजनीति में भी अपनी साख विश्व नेता के तौर पर बनाई, क्या उसमें पहली बड़ी परीक्षा व्हाइट हाउस में डिनर टेबल पर होने वाली है जो 13 तारीख को होगी, क्योंकि 11 और 12 तारीख को पेरिस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समिट है जिसमें मैक्रोन उसकी अगुवाई कर रहे हैं। वहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति को भी बुलाया गया, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, या कहें व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया कि राष्ट्रपति तैयारी कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ उस बैठक का जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसीलिए वाइस प्रेसिडेंट वहां पर आएंगे पेरिस में। यानी 13 तारीख की बैठक जो बेहद महत्वपूर्ण है उससे हटकर कोई कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका में नहीं रखा गया, और इस पर भी संदेह व्यक्त किया जा रहा है क्या वाकई बिजनेस लीडर्स की टीम भी वहां बैठेगी या नहीं बैठेगी, क्योंकि 3-4 बड़े सवाल इस दौर में अगर उस टेबल पर बैठक में तय होने वाले हैं तो क्या भारत अमेरिका के साथ चलेगा, चीन के करीब आएगा, ब्रिक्स मॉडल पर चलेगा, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अपनी कूटनीति में अपनी अर्थव्यवस्था को देखते हुए किसी भी देश के साथ कोई भी संबंध बना सकेगा, या फिर अमेरिका को यह लग रहा है कि चीन को काउंटर अगर करना होगा तो फिर भारत की जरूरत क्वाड के भीतर भी है, और इंडियन पैसिफिक के भीतर भारत की मौजूदगी क्वाड के साथ अगर ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत की मौजूदगी क्या उस व्यू रचना को साध सकेगी, क्योंकि इस दौर में लगातार दक्षिण कोरिया के भीतर से भी सवाल है, फिलीपींस भी सवाल कर रहा है, जापान पहले से कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया पहले से कर रहा है कि इस पूरे के पूरे इलाके में जो समुद्री इलाका है वहां पर चीन का वर्चस्व बढ़ते चला जा रहा है। लेकिन सवाल उसके आगे का इसलिए है क्योंकि ट्रंप की अपनी नीति अगर ध्यान दीजिए तो बड़े ही चेक एंड बैलेंस के साथ इस दौर में चल रही है।
आप कह सकते हैं प्रेशर कैसे बनाया जाए और प्रेशर को कैसे कम किया जाए, इस आसरे चल रही है, क्योंकि मैक्सिको और कनाडा में 25% टैरिफ बढ़ाने का जिक्र और उसके बाद उसको 30 दिनों तक रोकने का जिक्र। लेकिन चीन के ऊपर आज से ही 10% टैरिफ बढ़ाने का जिक्र और चीन के जरिए ही चुनिंदा मालों पर जो अमेरिका से माल चीन आता है उस पर उसी अनुरूप टैरिफ बढ़ाने का जिक्र। तो मैक्सिको और कनाडा की सीमा से अवैध तरीके से लोग ना घुस पाए, वहां सेना की मौजूदगी के लिए शुरू में ही टैरिफ के आसरे चीजें साधी गई और बकायदा दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों को यह कहना पड़ा कि हम सीमा पर अपने अपने सेना की तैनाती कर रहे हैं जिससे अवैध तरीके से आवाजाही ना हो। तो अमेरिका फर्स्ट की रूपरेखा कनाडा और मैक्सिको और चाइना तक पहुंची और भारत का इंतजार व्हाइट हाउस में डिनर टेबल पर ट्रंप कर रहे हैं। शायद यह सबसे मुश्किल वक्त संबंधों को लेकर या भविष्य की कूटनीति को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के सामने है। शायद इसीलिए भारत के भीतर इसको लेकर अभी तक कोई चर्चा शुरू नहीं हुई है। टेलीविजन स्क्रीन पर यह सब बातें चल नहीं पाती है, अखबारों में लिखा नहीं जा रहा है, क्योंकि यह सफर के भीतर ना तो हिंदू स्वयंसेवक संघ का कोई कार्यक्रम है, ना कोई बड़ी बिजनेस डील है और ना ही यारी दोस्ती का जिक्र है। यहां तो 3 एस्पेक्ट में और एक बड़ा एस्पेक्ट ब्रिक्स का है। ब्रिक्स के जरिए समझने की जरूरत इसलिए भी बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्रिक्स में भारत की मौजूदगी अमेरिकी आंखों में खटक रही है कि अब भारत रशिया और चीन के साथ और ईरान के साथ कैसे खड़ा है। इसीलिए करेंसी का जिक्र तो हुआ डॉलर की तुलना में, लेकिन अगला सवाल है क्या वाकई भारत को हर बरस जो औसतन $3 लाख का व्यापारिक लाभ एक्सपोर्ट के जरिए अमेरिका से हो जाता है, अगर टैरिफ बढ़ गया तो फिर वो लाभ गायब हो जाएगा और उन प्रोडक्ट से जुड़े हुए भारत की इंडस्ट्रीज के भीतर एक सन्नाटा छा जाएगा। और दूसरा सवाल है क्या इस दौर में चीन लगातार जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अपने प्रोडक्ट्स को फैला रहा है और वो इंतजार कर रहा है कि अमेरिकी बंदिशों के बाद दुनिया में खास तौर से यूरोपीय यूनियन का प्रेम तो चीन को लेकर जाग गया जो पहले नहीं जागता था, तो क्या चीनी प्रोडक्ट अब नए तरीके से दुनिया के मानचित्र पर छा जाएगा? ये सारे सवाल जरूर हैं, लेकिन इन सवालों के अक्स तले यह समझना भी होगा कि पहली बार पार्लियामेंट के भीतर जब विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी चीन के प्रोडक्शन और चीन की जरूरतों के ऊपर भारत जिस तरीके से टिका हुआ है, यानी भारत की जरूरतें चीनी माल बन चुकी है और उसका असर सीमा पर कैसे पड़ रहा है, जब इसका जिक्र करने लगे हैं तो इसके मतलब बहुत साफ है कि 13 तारीख की बैठक के बाद ये सारे सवाल सतह पर होंगे, क्योंकि भारत को भी तय करना होगा अमेरिका के साथ, ब्रिक्स के साथ, चीन से ज्यादा व्यापार या अमेरिका से ज्यादा व्यापार, और इस साउथ ईस्ट एशिया के भीतर भारत अपनी मौजूदगी कैसे देखता है, ये सारे सवाल तय करने ही होंगे। What would we focus on? We would not give you a laundry list. China has at least a 10-year lead on India in this space. China has been working on batteries, robots, motors, optics for the last 10 years, and we are behind. So what would our president's address say to the youngsters? We will choose critical areas in each one of these technologies, and we will start to build capabilities in those areas. Our foreign policy would take into account this revolution. When we talk to the United States, we would not send our foreign minister to invite our prime minister to his coronation. We would not send him 3 or 4 times, please invite our prime minister. Because if we had a production system and if we were working on these technologies, the American president would come here and invite the prime minister. सच तो यह भी है कि भारत की डगमगाती अर्थव्यवस्था के बीच भारत जानता है चीन और अमेरिका को लेकर उसे बैलेंस बनाना होगा। चीन का जितना माल भारत में आता है, शायद भारत का चीन के साथ जो व्यापारिक घाटा है वो दुनिया के कई देशों की तुलना में सबसे ज्यादा है, यानी
भारत एक्सपोर्ट कम करता है, इंपोर्ट ज्यादा करता है, यानी चीन का माल भारत में उस तुलना में कई गुना ज्यादा है। अब यहां पर सवाल है, क्या अमेरिका को लेकर भी ये चीजें सामने खड़ी हो सकती है? और भारत ने इस पर पहल भी शुरू कर दी। 2 दिन पहले जो आपने बजट सुना, उसमें ध्यान दीजिए तो जो वेस्ट एंड स्क्रैप आइटम है उस पर इंपोर्ट ड्यूटी पूरे तरीके से हटा दी गई। दरअसल अमेरिका इस वेस्ट एंड स्क्रैप आइटम जो उसने पिछले बरस भारत में एक्सपोर्ट किया वो तकरीबन $2.5 बिलियन का था, यानी 21,771 करोड़। अब उस पर कोई ड्यूटी नहीं लगी होगी जो पिछली बार लगी। इसी तरीके से जो ग्राउंड सैटेलाइट इंस्टॉलेशन इक्विपमेंट्स होते हैं उस पर भी तमाम ड्यूटीज हटा दी गई है जो अमेरिका से माल भारत में आता है। और उसको देखिएगा तो तकरीबन $92 मिलियन उसने एक्सपोर्ट इंडिया को किया, यानी तकरीबन 800 करोड़ से कुछ ज्यादा एक्सपोर्ट भारत में किया गया। कल तक उस पर ड्यूटी लगती थी, अब नहीं लगेगी। इस रास्ते भारत चल पड़ा है क्योंकि वो जानता है कि इस दौर में टैरिफ वार जो है अंतर्राष्ट्रीय तौर पर वो नए संबंधों की दिशा में बढ़ा तो रहा है। और भारत ने इस दौर में खुद को ब्रिक्स के जरिए मजबूत भी किया। लेकिन अब सवाल इसलिए कहीं बड़ा है क्योंकि लगभग $35 बिलियन का जो सरप्लस ट्रेड है, यानी लगभग 3,04,05,06,000 करोड़ मानकर चलिए, इतना फायदा भारत को हर बरस होता। और सवाल यह है कि भारत से जो प्रोडक्ट्स जाते हैं उसको भी अगर आप परखना शुरू करें तो उसमें इंजीनियरिंग गुड्स हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, उसमें ज्वेलरीज है, उसमें ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स है, उसमें लेदर है, लेदर का प्रोडक्ट है, उसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, उसमें मैरिन प्रोडक्ट्स हैं। ये सारी चीजें भारत से अमेरिका जाती है। तो क्या अब उस पर टैरिफ बढ़ेगी तो भारत उस प्रोडक्ट को कहीं और भेजेगा, या उससे जुड़े हुए जो कंपनियां काम कर रही है वहां पर क्या वाकई मुश्किल हालात पैदा होंगे? और खास तौर से अमेरिका से जो आता है, जो पूरा माल आता है, उसमें इंजीनियरिंग गुड्स ज्यादा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी सर्विसेज भी हैं, उसमें फार्मास्यूटिकल्स भी है। लेकिन इन सब से हटकर यह भी सोचना होगा इस ट्रेड वार या टैरिफ वार के बीच चीन अपना वर्चस्व कैसे फैला रहा है, क्योंकि चीन ने कुछ अमेरिकी सामानों पर टैरिफ बढ़वा दिया। चीन से आने वाले सारे माल पर अमेरिका ने टैरिफ 10% लगा दिया, तो इन्होंने भी बड़े इंजन वाली कार, पिक ट्रक, एलएनजीज, क्रूड ऑयल, खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ जो मशीन होती है, इन सब पर चीन ने भी 10% टैरिफ बढ़ा दिया। यानी वो मैसेज इंटरनेशनली दे रहा है और बता रहा है कि WTO ट्रंप की इन पॉलिसी के सामने अब खत्म हो गया। यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जरिए जो इंटरनेशनल एस्पेक्ट में आपस में सामान भेजे जाते थे और देशों की इकोनॉमी के हिसाब से जो टैरिफ का जिक्र होता था, वो सारी चीजें खत्म हो गई। यह मैसेज चीन दे रहा है। तो इसीलिए यूरोपीय यूनियन और अमेरिका टकराते हुए दिखाई दे रहे हैं। और चीन को लेकर यूरोपीय यूनियन तक अगर उसकी तरफ है तो इसके मतलब बहुत साफ है कि चीन दुनिया के सामने एक वैकल्पिक वैश्विक व्यवस्था रखना चाहता है जिसकी अगुवाई वह खुद करे। क्योंकि याद कीजिए 2020 में भी ट्रंप ने कहा था WHO में हम पैसा नहीं देंगे। उस वक्त चीन ने कहा हम पैसा ज्यादा देंगे उसकी एवज में। इस बार फिर WHO से हाथ ट्रंप ने खींचे हैं तो चीन उसी जगह पर जाकर खड़ा हो रहा है। तो क्या दुनिया के बाजार में चीन अमेरिका की जगह लेने के लिए इस तरीके से अपने आप को पेश कर रहा है जहां पर वह अमेरिका से टकराता हुआ ना दिखाई दे, बल्कि चीनी प्रोडक्ट्स किस तरीके से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैल रहे हैं, यह मैसेज बहुत साफ तौर पर जाए। शायद इसीलिए 2 संदेश बहुत साफ हैं। अमेरिका का संदेश इस रूप में है क्या वाकई अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो पार्टनरशिप होती है अमेरिका उसमें यकीन नहीं कर रहा है। चीन कह रहा है कि हम तो चाहते हैं कि सभी को इसमें फायदा हो, और इसीलिए वह निर्भरता नहीं बल्कि आपसी व्यापारिक संदेश है। तो यहां पर चीन के बेल्ट एंड रोड कि उस पॉलिसी को भी समझना होगा, कैसे भारत के चारों तरफ श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, मालदीव
सभी किस तरीके से अपनी इकोनॉमी को चीन के सामने रखते चले गए। यानी 13 तारीख की बैठक में चीन का वर्चस्व दुनिया के सामने जो आ रहा है, तो क्या वहां पर रियायत के साथ ट्रंप कुछ नए नियम कायदे भी रखेंगे प्रधानमंत्री मोदी के सामने? और प्रधानमंत्री मोदी क्या ये जानते हैं कि भारत के भीतर जो माल चीन का आ रहा है उस पर रोक नहीं लगाई जा सकती है? इसीलिए यह सवाल बड़ा है, जिसका जिक्र अब खुले तौर पर भारत की पार्लियामेंट में भी होने लगा कि आप चीनी प्रोडक्ट्स को कैसे रोकेंगे, किस रूप में रोक पाएंगे। यहां तो निर्भरता बढ़ गई है। और इन सब के बीच अंतर्राष्ट्रीय तौर पर तो कहीं चीन नहीं देख रहा है खुद को समुद्री इलाकों को लेकर, और दूसरी तरफ इसी बात से चिंता अमेरिका को तो नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया और फिलीपींस, ध्यान दीजिए दक्षिणी चीन सागर जो है वहां चीन की पहल से वो गुस्से में है। लेकिन दूसरा सच यह भी इस दौर का है कि खुद अमेरिका जिस तरह कनाडा और ग्रीनलैंड पर कब्जे का जिक्र करता है, वहां पर अब वो ताइवान के साथ कैसे खड़ा हो सकता है, जिस ताइवान को लेकर चीन एक संभावित युद्ध की दिशा में बढ़ते हुए दिखाई दे जाते हैं। कल तक अमेरिका ताइवान को लेकर कहता था, लेकिन अब कैसे कहेगा जब वो कनाडा और ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में चाहता है। यानी दुनिया के भीतर जो सवाल हैं ये शायद इसलिए महत्वपूर्ण भारत के लिए भी है और शायद प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी है, क्योंकि चीन का डर एक तरफ है, उसकी विस्तारवादी नीति भी मौजूद है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकी नीतियों में एक अनिश्चितता है और यह एशिया के भीतर एक नए अलायंस को बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं और भारत उसमें अगुवाई करे, किसके सहयोगी हो जाए, ये तमाम चीजें बड़ी महत्वपूर्ण इस दौर में खुलकर उभर कर सामने आ चुकी है। तो इसीलिए आखिर के 5 सवाल शायद सबसे बड़े सवाल हैं। पहला सवाल, जितनी बड़ी तादाद में जो जिक्र पीईडब्ल्यू का किया गया रिसर्च सेंटर का कि भारत के तकरीबन 7.5 लाख लोग वहां मौजूद हैं, उसमें खासतौर से 3 प्रदेशों के लोगों की संख्या, उसमें पंजाब है, गुजरात है और आंध्र के लोग हैं। इनकी तादाद सबसे ज्यादा वहां बताई जा रही है। उसमें कितने वैध कितने अवैध है ये एक अलग हिस्सा है, लेकिन जब आप इलीगल लोगों को वापस इंडिया भेजना शुरू करेंगे तो यहां पर जो सवाल जवाब होंगे उसका जवाब क्या प्रधानमंत्री मोदी कैसे देंगे, यह भी एक सवाल ही है। दूसरा जिक्र, जो टैरिफ की लड़ाई में जिस दिशा में अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भारत को अपने साथ खड़ा करना चाहता है, तो क्या भारत यह बार्गेनिंग करेगा कि आप भारत के बाजार को आगे बढ़ाने के लिए और भारत की इकोनॉमी में सहयोग करें, तभी हम आपका साथ देंगे? तीसरा सवाल, जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में खासतौर से समुद्री इलाकों में जो जापान और ऑस्ट्रेलिया की जरूरत है और अमेरिका इस इलाके में अपना वर्चस्व चाहता है, उसमें उसे भारत का सिर्फ सहयोग चाहिए या फिर किसी नाटो देश की तर्ज पर वह चीजों को भारत की इकोनॉमी के साथ जोड़ेगा? चौथा सवाल, जब यूरोपीय यूनियन तक के भीतर गुस्सा है ट्रंप की आर्थिक नीतियों को लेकर, तो फिर एक नई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति इस दौर में संबंधों के आसरे जो विकसित होगी, उसमें व्हाइट हाउस की बैठक के बाद भारत किस दिशा में कदम बढ़ाएगा, यह भी एक सवाल है। और आखिरी सवाल, सीधे सीधे चीन और अमेरिका की आपसी संघर्ष या व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के बीच जब यह सवाल सीधे तौर पर खड़ा होगा कि भारत कहां पर खड़ा है, तब शायद मुश्किल इस रूप में होनी है, क्या उसका असर ब्रिक्स पर भी पड़ेगा? इसीलिए चीन और अमेरिका के टकराव के बीच आखिरी सवाल ब्रिक्स से जुड़ा है, जिस ब्रिक्स को लेकर धमकी तो दी गई कि आप अपनी कोई करेंसी डेवलप नहीं करेंगे, क्योंकि चीन और रूस के बीच तेल का जो आदान प्रदान था वो रूबल में हो रहा था, भारत का जो पेमेंट वह भी रूबल में हो रहा था, और इन सारी परिस्थितियों के भीतर डॉलर इस ब्रिक्स के भीतर से गायब हो चला था। उसकी चुनौती और उसकी धमकी दोनों ट्रंप की तरफ से है। यानी 13 तारीख की बैठक का महत्व भारत की भविष्य की कूटनीति और व्यापारिक नीति के साथ साथ भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में खुद को कहां खड़ा करने की है, इस पर भी आकर टिक गई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।